बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे साझेदारी लेखांकन भाग 2 के बारे में। भाग 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। जिस भी स्टूडेंट ने भाग 1 नहीं देखा है वे पहले भाग 1 देख लें। भाग 1 में हमने बात की है साझेदारी से संबंधित आधारभूत सिद्धांतों के बारे में। साझेदारी क्या होती है, साझेदारी संलेख क्या होती है, साझेदारों के बीच किन किन चीज़ों को कैसे ट्रीट किया जाता है, इसलिए आपको आधारभूत सिद्धांत आने ही चाहिए, तभी आपको भाग 2 देखने का फ़ायदा होगा। साझेदारी लेखांकन भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। भाग 2 में हम पढ़ेंगे साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन। लाभ है हानि जो भी हुआ हो उसे कैसे बांटा जाए, कैसे वहन किया जाए। इस वीडियो में हम लाभ हानि विभाजन के अलावा बात करेंगे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ऋण पर ब्याज, किराया, मैनेजर का पारिश्रमिक, वेतन इत्यादि के बारे में तथा इनकी गणना कैसे की जाए। इनको देखने से पहले साझेदारी से संबंधित शब्दावली को समझना होगा जो अक्सर साझेदारी से संबंधित प्रश्नों में उपयोग किए जाते हैं, जो आपको आने ही चाहिए, जैसे कि साझेदारी या पार्टनरशिप। साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा हम पहले भाग में देख चुके हैं। साझेदारी का अर्थ है कोई भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति यदि मिलकर व्यापार चलाना चाहें और समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करें एवं उससे जो भी लाभ या हानि जो भी हो उसे निश्चित अनुपात में या बराबर बांटें, उसे हम साझेदारी कहते हैं। अगली शब्दावली है साझेदार। साझेदार को पार्टनर्स भी कहा जाता है। वो व्यक्ति जो एक साथ व्यापार चलाने के लिए अनुबंध करते हैं उन्हें हम साझेदार कहते हैं। अगली शब्दावली है फर्म। यह एक महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसको हम कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे कि साझेदार हैं व्यक्ति ए, बी एवं व्यक्ति सी। ये तीनों व्यक्ति ए, बी एवं सी अपना व्यापार करना चाहते हैं। जब तीनों साझेदार मिलकर कार्य करते हैं तो हम उनके व्यापार को फर्म कहते हैं। इस फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है। जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय संचालित किया जाता है उसे हम फर्म कहते हैं, जैसे कि XYZ कॉरपोरेशन या XYZ लिमिटेड इत्यादि। अब देखते हैं कैपिटल या पूंजी। जो भी निवेश साझे द्वारा किया जाता है उसको हम पूंजी कहते हैं या कैपिटल कहते हैं। जैसे कि ए ने पूंजी लगाई तो वह ए की पूंजी कहलाएगी। इसी तरह जब बी पूंजी लगाएगा तो उसे बी की पूंजी कहा जाएगा। और यदि सी पूंजी लगाता है, चाहे वो नगद हो या किसी अन्य रूप में, उसे हम सी की पूंजी कहेंगे या सीज कैपिटल भी कह सकते हैं। और जब तीनों की पूंजी को मिला दिया जाए तो वह फर्म की पूंजी बन जाती है। अगली शब्दावली है पूंजी पर ब्याज। साझेदार द्वारा जो नकद फर्म में पूंजी के रूप में लगाई जाती है उस पर फर्म ब्याज देता है, उसी को पूंजी पर ब्याज कहते हैं। जो पैसे ए ने निवेशित किए हैं
उस पर उसको ब्याज मिलेगा। जितना ब्याज मिलेगा उसे ए की पूंजी पर ब्याज कहेंगे। इसी तरह बी ने जितनी भी पूंजी निवेशित की है उस पर उसको जो ब्याज मिलेगा उसे हम बी की पूंजी पर ब्याज कहेंगे। अब देखते हैं आहरण या ड्रॉइंग्स। व्यापार से साझेदार जब अपनी निवेश की हुई पूंजी से पैसा आहरित करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो उसे हम आहरण कहते हैं। यदि ए साझेदार ने अपनी निवेश से कुछ नकद आहरित किया है तो उसे हम ए का आहरण कहेंगे। एकल व्यापार में एक ही व्यक्ति होने की वजह से वहाँ जो आहरण होता है उसे ए का आहरण ही कहा जाता है, किंतु साझेदारी में कई साझेदार होते हैं तथा उनके द्वारा आहरित रकम को हम उनके नाम से प्रेषित करते हैं जो व्यक्ति विशेष द्वारा आहरित की जाती है, जैसे ए का आहरण बी का आहरण कहा जाता है इत्यादि। अब जो शब्दावली हम देखेंगे वो है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कहते हैं। आहरण की गई नकद पर साझेदार ब्याज चुकाता है फर्म को, उसे आहरण पर ब्याज कहते हैं। जैसे कि ए ने आहरण किया, उसके द्वारा आहरण की गई राशि पर फर्म ब्याज लगाएगा, उसे ही आहरण पर ब्याज कहा जाता है। अब हम देखते हैं साझेदार द्वारा ऋण पर ब्याज। इसे हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी कहते हैं। यदि कोई साझेदार ए, बी या सी तीनों में से कोई भी साझेदार फर्म को लोन देता है व्यापार चलाने के लिए, जैसे कि यदि बी ने फर्म में निवेश किए हैं 1 लाख रुपए, तो ये हो गई बी की पूंजी। इसके अलावा यदि बी ने कुछ और राशि दी है लोन के तौर पर फर्म को चलाने के लिए, तो यह होगा बी का लोन। फर्म इस लोन पर बी को ब्याज अदा करेगा। जैसे कि यदि 1 लाख रुपए पूंजी के अलावा बी ने फर्म को दिए हैं 25,000 रुपये लोन के तौर पर या ऋण के तौर पर, तो फर्म ऐसे लिए गए ऋण पर बी को ब्याज अदा करेगा। यही है साझेदार द्वारा ऋण पर ब्याज। आगे हम देखते हैं साझेदारों द्वारा बनाए जाने वाले खाते जो साझेदारी फर्मों के लिए आवश्यक हैं इस पाठ के आधार पर। उससे पहले हमें एकल व्यवसाय के लिए जो नियम हैं वो पता होना चाहिए। चूँकि वो व्यवसाय एकल व्यवसाय से संबंधित था, यानी एक व्यक्ति के लिए, इसलिए संपूर्ण लाभ उसी का होता था। कोई अलग से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी, जिसमें है विनिर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। अगला है व्यापार खाता, जिसमें सभी प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंस घटाए जाते हैं और सभी प्रत्यक्ष आय डायरेक्ट इनकम जोड़े जाते हैं। इसके बाद आता है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था, जैसे कि आप अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाते थे एवं सभी अप्रत्यक्ष आय इनडायरेक्ट इनकम जोड़ते थे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार एवं लाभ हानि खाते से जो भी लाभ या हानि होता है एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था।
यहाँ हम बात करते हैं साझेदारी के लेखांकन की, इसलिए यहाँ हमें अलग से एक अकाउंट और बनाना होगा जिसमें हम प्रॉफिट या लाभ को बांटते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में प्रक्रिया वही होती है। विनिर्माण खाता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके साथ में एक और खाता बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साझेदारों के पूंजी खाते। एकल व्यवसाय में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बना लेते थे क्योंकि हमें लाभों को बांटना नहीं होता था। लेकिन अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ हानि नियोजन खाता बनाना होगा ताकि हम लाभों को साझेदारों में बांट सकें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास या तो नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा उस राशि को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हस्तांतरित करेंगे ताकि साझेदारों से संबंधित गणनाएं की जा सके। यहाँ तक हम जितनी भी गणनाएं करते हैं वे व्यवसाय के आधार पर होती हैं। व्यवसाय को कितना लाभ हुआ, अब जो व्यापार को लाभ हुआ है उनका साझेदारों के मध्य बांटा जाएगा। इसलिए साझेदारों के मध्य लाभों को बांटने के लिए हम लाभ हानि नियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता बनाने से पहले कुछ मुख्य बातों को समझना है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि प्राप्त हुई है उनको हमें साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख के नियमों के अनुसार बांटना है। संलेख का अर्थ होता है अनुबंध। जो हम पहले भाग में पहले ही देख चुके हैं। साझेदारी संलेख के अनुबंध के अनुसार ही हम लाभ या हानि को साझेदारों के बीच वितरित करेंगे। यदि किसी दशा में साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया हो तो उस दशा में हमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियमों को लागू करते हुए एलोकेशंस करने होंगे। जो लाभ प्राप्त हुआ है लाभ हानि खाते से उसे हम सीधे साझेदारों में वितरित नहीं कर सकते, इसीलिए हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। लाभ हानि नियोजन खाता आखिर है क्या? लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खातों का विस्तार है। ये लाभ हानि खाते से प्राप्त लाभ या हानि को साझेदारों के मध्य वितरित करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा और जो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, वेतन इत्यादि जो भी दिया जाए उनके वो भी यहाँ लिखे जाते हैं। किस साझेदार को साझेदारी संलेख के अनुसार कितना वेतन, कमीशन अथवा बोनस, पूंजी पर ब्याज देना है वो हम लाभ हानि नियोजन खाते में ही लिखेंगे। यानी साझेदारों से संबंधित जो भी प्रविष्टियाँ की जाएंगी उन्हें हम लाभ हानि खाते नियोजन खाते में ही लिखेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता खास तौर से साझेदारों के लिए ही बनाया जाता है। जो कि प्रविष्टियाँ साझेदारों से संबंधित है वो लाभ हानि नियोजन खाता अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आएंगे। कुछ प्रविष्टियाँ ऐसी हैं जो साझेदारों से संबंधित हैं
फिर भी उन्हें हम लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं दिखाते, जैसे साझेदारों का आहरण, जबकि साझेदारों के आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाता में दिखाया जाता है। आइए अब देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। यह खाता लाभ हानि खाते का विस्तार है। मतलब यह एक प्रकार से लाभ हानि खाते का हिस्सा है, जो कि लाभ हानि खाता बनाने के बाद बनाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का हिस्सा है। इसकी दूसरी विशेषता है, यह खाता केवल साझेदारी फर्मों द्वारा बनाया जाता है। यह एक ऐसा अकाउंट है जो सिर्फ साझेदारी फर्म द्वारा ही तैयार किया जाता है, क्योंकि लाभ साझेदारों के बीच में ही बांटा जाता है। एकल व्यवसाय में यह बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह खाता केवल साझेदारी फर्मों द्वारा ही बनाया जाता है। तीसरी विशेषता है, यह एक नाम मात्र खाता है। अर्थात इसके डेबिट पक्ष में व्यय यदि पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, कमीशन इत्यादि दिखाया गया है तो वह डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा, तथा क्रेडिट पक्ष में आय दर्शाई जाती है। चौथी विशेषता है, इस खाते में प्रविष्टियां साझेदारी संलेख या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ही की जाती है। अर्थात यदि साझेदार के मध्य पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ऋण पर ब्याज आदि से संबंधित समझौतों के अनुसार प्रविष्टियां की जाती हैं तो वह इसमें दर्शाई जाती हैं। यदि समझौता ना हो तो भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 के आधार पर प्रविष्टियां की जाएंगी, जैसे कि वेतन, कमीशन, ऋण पर ब्याज इत्यादि है। यह फर्म के लिए व्यय है तो इसे हम डेबिट पक्ष में दर्शाएंगे, तथा आहरण पर ब्याज ये फर्म के लिए आय है जिसे हम क्रेडिट पक्ष में दर्शाएंगे। इसी के साथ लाभ हानि खाते से जो भी हमें शुद्ध लाभ प्राप्त होता है उसे हम सबसे पहले क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं। यदि किसी प्रकार से वहाँ पे शुद्ध हानि प्राप्त हुई है तो उसे डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाते की कुछ विशेषताएं।
आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। धन्यवाद।